वेलकम टू इल्यूमिना डिटेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। तो आज हमारे साथ है टॉक्सिकोलॉजिस्ट मिस पूजई कावले। Thank सो you, sir. वेलकम टू आवर शो मैम। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, ये टॉक्सिकोलॉजी फील्ड क्या है? ओके, सो बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी एक साइंस का फील्ड है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का एक टॉक्सिक लेवल जो होता है ह्यूमंस के लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो टेस्ट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल्स में ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और बाकी फूड ग्रेड्स भी जितने भी है उसका हम एक टॉक्सिसिटी रेंज होता है कि एक कंपाउंड एक एक्स लेवल तक सेफ होता है हमारे लिए। तो वो हम रेंज फिक्स करते हैं एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके। सो ये बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी है। ओके, सो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? या सो मैंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी किया है पुणे यूनिवर्सिटी से, और रिसेंटली मैंने एक प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है रेगुलेटरी अफेयर्स में। ओके, सो इस फील्ड में, टॉक्सिकोलॉजी फील्ड में अगर कोई एंटर करना चाहता है तो एमएससी बायोटेक के अलावा और कौन से अल्टरनेटिव एजुकेशनल बैकग्राउंड्स है जिनके थ्रू आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं? या सो मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी है, फिर मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री है, फिर एम फार्माकोलॉजी है। सो एम फार्माकोलॉजी में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है। सो एम फार्म में बेसिकली एक टर्म रहता है टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी करके एक कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो अगर आपको टॉक्सिकोलॉजी में एंटर करना है। ओके, सो बेसिकली लाइफ साइंस बैकग्राउंड से जो भी मास्टर्स डिग्री करके आए हैं वो इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो मैडम आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस फील्ड में फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो स्लो ग्रोइंग फील्ड है, मैं तो यही कहूँगी। अगर आपकी तैयारी है कि हाँ स्लोली स्लोली मुझे सक्सेस मिलेगा या फिर फाइनेंशियली भी मिलेगा तो ही आप इस फील्ड में आइए। कि बाद में ड्रेन आउट हो जाते हैं कुछ लोग कि एक 5 साल के बाद या 4 साल के बाद भी मेरा पैकेज इतना ही है। तो अगर ये भी चेंज करना है तो आपको फिर स्विच करना पड़ेगा 2 साल में या फिर 3 साल में। लगातार आप अगर स्विच करते रहोगे तो 30 to 40 या फिर 50% भी हाइक देते हैं तो स्विच करने के बाद। और अगर आप सेम कंपनी में रहते हो तो इंक्रीमेंट होता है 10 to 12%, नॉट मोर देन दैट। इवन इफ योर एक्सपीरियंस या फिर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हो फिर भी ऑनेस्टली स्पीकिंग 12% के ऊपर इंक्रीमेंट नहीं होता है। सो मतलब इस फील्ड में अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है तो आपका सजेशन यही है कि कंपनी स्विच करते रहो। स्विच करने के बाद हर स्विच पर आप मिनिमम 30% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सेम कंपनी में अगर आप रहकर करियर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम कह सकता हूँ 10 to 12% पर ईयर इतनी ही फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। तो ये तो होगा करियर स्विच के बारे में। लेकिन अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है तो अगर कोई स्किल्स इम्प्रूव कर फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं क्या? ऐसे कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेस है या फिर स्किल्स है जो डिग्रीज है, एडिशनल डिग्रीज कह सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? यस, तो टॉक्सिकोलॉजी फील्ड में एक बहुत रिनोन्ड सर्टिफिकेशन है विच इज़ कॉल्ड एज डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। सो उसको शॉर्ट फॉर्म में DABT कहते हैं। तो अगर आप ये क्रैक कर सकते हो तो देन फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो। और इस सर्टिफिकेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको एक्सपर्ट माना जाता है इस फील्ड का। सो जब आप एक्सपर्ट होते हो तो आप अल्टीमेटली आपका फाइनेंशियली ग्रोथ तो होगा ही, ऊपर से एक एक्रेडिटेशन हो जाता है तो लोग आपको एक अलग नजरिए से देखते हैं। टैग लग जाता है, टैग लग जाता है। और अगर आपको PhD नहीं करना हो तो इट इज द अदर वे टू ऐड अ डॉक्टर टू योर नेम इन फ्रंट ऑफ योर नेम। मतलब PhD किए बिना भी अगर ये सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाता है तो भी आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगता है। ये यूनिक इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली। मुझे भी आज तक पता नहीं था कि PhD के अलावा भी और कोई वेज है डॉक्टरेट पाने के लिए। बस एक यही है कि इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसमें अगर आपने मास्टर्स किया है लाइफ साइंसेस में तो आपको मिनिमम 7 years इस फील्ड में होना चाहिए।
ओके तो उसके लिए आपके जो कोई भी सीनियर्स होते हैं, हेड्स होते हैं, उनसे एक लेटर जाता है डीएबीटी को, ओके और वो प्रूफ करता है कि यस यू आर इन दिस फील्ड, और फिर आपको वो फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आता है. ओके. So that is the eligibility criteria for 7 years masters. सो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको अगर ये कोर्स करना है तो आपके सीनियर्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ वैसे बोल सकते हैं आप, होना तो Okay. चाहिए. और दूसरा एक वे है कि आप अगर वेटरनरियन हो, अच्छा. तो आपको 5 years का क्राइटेरिया है. ओके. सो बिकॉज मास्टर्स में टॉक्स का इतना कुछ एक्सपोजर नहीं होता है, ओके. सो दैट्स व्हाई 7 years का टेन्योर Okay. दिया हुआ है. और वेटरनरियन को पहले से ही टॉक्स, एनिमल्स, वो Okay. सब का एक एक्सपोजर होता है, तो उनको 5 years का क्राइटेरिया रखा हुआ है. सो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं लाइफ साइंस बैकग्राउंड वालों से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और स्कोप इस फील्ड वेटरनरियंस में को होता है. वेटरनरी साइंस को है. यस, और उनको कंपैरेटिवली पैकेजेस भी पहले से, अच्छा. मतलब अगर आप एंट्री लेवल या पैकेजेस भी ज्यादा ज्यादा होते हैं. Okay. अगर आप कंपेयर करोगे एक फ्रेशर को मास्टर्स इन लाइफ साइंसेस Okay. और एक वेटरनरियन, जैसे कि एमवीएससी हम बोलते हैं ओके. उनको, ओके. तो एमवीएससी कैंडिडेट को ज्यादा पैकेज मिलता है जस्ट बिकॉज कि उसका एक थोड़ा थरो नॉलेज होता है, ओके. और वो पैथोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं एज ए पैथोलॉजिस्ट भी. ओके. सो इसलिए उनको पैकेज थोड़ा ज्यादा मिलता है कंपेयर टू लाइफ साइंसेस. सो बेसिकली एकेडमिक डिग्री जो है वेटरनरी साइंस की, उनके एकेडमिक सिलेबस में हम कह सकते हैं यस टॉक्सिकोलॉजी का सब्जेक्ट है, या इसलिए उनको पहले से इस फील्ड के बारे में नॉलेज है. यस यस इसलिए एज अ फ्रेशर भी उनको एंट्री लेवल पैकेज ज्यादा ज्यादा मिलता है. मिलता है. आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि टॉक्सिकोलॉजी फील्ड में किस किस टाइप की कंपनीज होती है. तो बेसिकली इस फील्ड में दो टाइप की कंपनीज होती है. एक होती है फार्मास्यूटिकल्स और एक होती है सीआरओ, जैसे Okay. कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. तो फार्मास्यूटिकल्स में भी मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है ओके. वही उनका खुद का टेस्टिंग करती है, ओके. तो उसमें काम थोड़ा लिमिटेड होता है. ओके. और सीआरओज में ऐसा होता है कि डाइवर्स आपको कंपाउंड्स मिलते हैं टेस्टिंग के लिए, एग्रोकेमिकल्स से लेकर कॉस्मेटिक्स से लेकर ओके. फिर नॉन कंज्यूमेबल्स जैसे कि वायर्स, पाइप्स, ओके. उसका भी आपको टेस्टिंग करने के लिए मिलता है. ओके. सो मतलब कोर फार्मा है, अगर वो उनके प्रोडक्ट का खुद टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उस कंपनी में भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा Yes, टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग का, या फिर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करते हैं जो आउटसोर्सिंग करेंगे काम, जो कंपनीज आउटसोर्स करते हैं उनका काम करके देंगे. यस ओके. सो जैसे कि आपने बताया बायोफार्मा में टॉक्सिकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है और एक होता है सीआरओ. तो बायोफार्मा में इस फील्ड के लिए टॉप लेवल की कंपनीज कौन सी है. सो इन इंडिया टॉप लेवल की कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल्स. ओके. देन द सेकंड वन इज लुपिन फार्मास्यूटिकल्स. ओके. देन डॉक्टर रेड्डीज, ओके. और है टोरेंट फार्मा. ओके. सो ये 4 तो टॉप लेवल की कंपनीज है इंडिया में. सो ये बायोफार्मा और उनका खुद का टॉक्सिकोलॉजी का डिपार्टमेंट. यस यस. ओके. सो इसके अलावा और एक टाइप बताया था आपने सीआरओ करके, या तो डेडिकेटेड टॉक्सिकोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज इंडिया में टॉप लेवल की कौन सी है. या तो सीआरओ में सबसे टॉप लेवल की अभी की कंपनी है सिंजिन, जो कि लोकेटेड है बैंगलोर में. ओके. सो सेकेंडली है यूरोफिल्म्स एडविनिस, फिर है इंटॉक्स एंड एरोजन कंपनी, फिर सीआरओज में जेआरएफ है, जेडीएम है. ओके. तो इतने हैं जो इंडिया में है जो टॉप लेवल के हैं. बाकी भी है बट वो स्मॉल स्केल पे है. सो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लो एंट्री लेवल पर अगर एज अ फ्रेशर कोई इस फील्ड में एंटर करना चाहता है तो एंट्री लेवल पर क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में. डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और आप कौन से सिटी में जॉब कर रहे हो, ओके. और सेकेंडली किस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो. ओके. जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा, 2 टाइप की बायोफार्मा और या. सीआरओ. ओके. तो अगर आप फार्मा में जाते हो तो 3 to 4 lakhs एक्सपेक्ट कर Okay. सकते हो आप एज अ फ्रेशर. ओके.
एंड इफ यू गो इन CROs, सो वहाँ पे 2 to 3 lakhs अभी के टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो कंपेरेटिवली अगर बायोफार्मा में आप एंटर करना चाहते हो Yeah. टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, Yes, तो अबाउट 3 LPA definitely. एक्सपेक्ट कर Yes, सकते हैं। yes. और CRO जहाँ पर डेडिकेटली आउटसोर्सेस जो वर्क होता है वहां पर आएगा, वहां पर कंपेरेटिवली पैकेजेस एंट्री लेवल पर कम कम होंगे। होते हैं। ओके, बट इन दोनों में डिफरेंस ऐसा होता है कि फार्मा में आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर थोड़ा कम मिलता है, ओके, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा वो कोर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पे काम करते हैं, ओके, तो उस पे आपको अलग कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, जैसे कि एग्रोकेमिकल्स या फिर फूड ग्रेड कुछ होगा वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कम होगा। कंपेयर टू इन CROs आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होगा। सो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस फील्ड में टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग फील्ड में वर्क फ्लो कैसे होता है, मतलब किस तरीके से काम चलता है। फॉर एग्जांपल मेरे तरफ से मैं कोई ड्रग प्रोडक्ट या फूड प्रोडक्ट आपको दूंगा, तो उसकी टेस्टिंग के लिए क्या प्रोसेस होती है, मतलब एक ओवरव्यू। या सो पहले तो ये देखा जाता है कि अगर आप एक कंपनी है जो एक ड्रग बना रही है और आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये ड्रग मार्केट करना है यूरोप में, ओके, सो यूरोप एक ऐसी कंपनी है मतलब सॉरी जो एक सिटी है, वो लोग अपने गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस। ओके, सो आपको अगर वहाँ पे ड्रग मार्केट करना है तो आपको उनके गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। ओके, सो दिस वर्क इज डन बाय अ टॉक्सिकोलॉजिस्ट कि क्या रूल्स है, अगर ये कंपाउंड है तो हमें कौन सी टाइप की स्टडीज करनी चाहिए, वो कौन से सारा एक ओवरऑल किस टाइप की स्टडीज होती है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने सैंपल दे दिया आपको, तो आप कौन से फेजेस में उसको चेक करोगे, मतलब कौन से एनिमल्स यूज किए जाते हैं Yeah. या फिर स्टडी एनिमल्स कह सकते हैं, Yeah. किस टाइप का स्टडी होता है। ओके, सो टॉक्सिकोलॉजी में इन विट्रो डिवीजन होता है, Okay. इन विवो डिवीजन होता है। सो इन विट्रो बेसिकली सेल कल्चर पे होता है, ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे टेस्ट करेंगे। ओके, सेकेंडली होता है इन विवो, जिसमें हम एनिमल मॉडल्स यूज करते हैं, जैसे कि रैट, रैबिट, माइस, गिनी पिग्स, ये सब हम यूज करते हैं। द लार्जर कंपनीज लाइक चार्ल्स रिवर, वहाँ पे Okay. प्राइमेट्स भी यूज किए जाते हैं, ओके, मंकीज। ओके, ओके, सो ये सारे टेस्टिंग्स होते हैं। और एक अलग डिपार्टमेंट होता है बायोएनालिटिकल, जो आपने हमें कंपाउंड दिया है ओके, उसके हम पहले इनिशियली टेस्टिंग करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल से कि आपने हमें शुगर दिया है टेस्ट करने के लिए, ओके, सो इट इज शुगर ओनली, ये Okay. टेस्ट करने के लिए हम बायोएनालिटिकल टेस्टिंग Okay. करते हैं, उसका Okay. कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फिर अच्छा। उसके मॉलिक्यूलर वेट्स, डेंसिटी, वो किस व्हीकल में फॉर्मुलेट हो सकता है, वो सब हम बायोएनालिटिकल में करते हैं। एंड देन फर्दर टॉक्सिकोलॉजी की टेस्टिंग्स होती है। ओके, सो ये तो हो गई एक्चुअल वर्क फ्लो कैसे होता है, किस तरीके से काम किया जाता है या काम चलता है इस फील्ड में। जैसे कि आपने बताया इन विट्रो स्टडीज होते हैं जिसमें सेल कल्चर यूज किया जाता है, अगर ह्यूमन के रिलेटेड कुछ स्टडी होगा तो मैमेलियन सेल लाइन यूज करते यस होंगे। यस यस। और इन विवो में जैसे कि आपने बताया रैट और या फिर जैसे कि मंकीज भी यूज किए Yes. जाते हैं आपने बताया। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया काम के बारे में, अगर इस फील्ड में मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करनी हो तो किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज है। यस, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड का कुछ स्पेसिफिक ऐसा है नहीं कि इस मतलब ईयर के इस फेज में या फिर इस मंथ Okay. में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। Okay. जैसे कि अब देखते हैं IT सेक्टर्स वगैरह में दिसंबर के बाद टिल Okay. अप्रैल यू कैन स्विच गेट करना स्टार्ट अपॉर्चुनिटीज, करते हैं आसान लोग। होता है। अच्छा, बट हियर थ्रू आउट द ईयर यू गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज जैसे कि एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, ओके, तो यहाँ पे मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी होता है, Okay. स्किल्ड वर्कर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप कहते हैं कि एनिमल्स के साथ काम करना है, तो आपको एनिमल का हैंडलिंग आना चाहिए, ओके, उसके नेक्रोप्सी, उसका ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन, ओके, वो सब आना चाहिए। फिर एक्सपर्टीज भी होता है, वो मतलब एक्सपीरियंस के साथ थ्रू द ईयर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप फील्ड में आओगे, एंटर करोगे एज अ फ्रेशर, आपको ऑफ कोर्स कॉलेज लेवल पे कोई एनिमल नहीं दिखाता है कि ये एक Okay. एनिमल वो है सही और है। आप नेक्रोप्सी कर सकते हो। तो आप जाके इंडस्ट्री में जब एक्चुअल काम करना चालू करते हो, तब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपर्टीज आना चालू होता है। ओके, सो ये तो हो गया मतलब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे आपने बताया कि थ्रू आउट द ईयर सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसलिए
काम तो चलते ही चलते रहता है, हैं। स्किल पर्सन लगते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, Yes. ऐसे कह सकते हैं। यस। तो इस फील्ड में एंटर करना है एज अ फ्रेशर, तो कौन से स्किल्स होने चाहिए और मेंटली क्या प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर इस फील्ड में मुझे करियर करना है, फाइनेंशियली ग्रो होना है, एक पोजीशन भी अचीव करनी है, तो कौन सी चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा? या सो जैसे कि मैंने कहा, एक फ्रेशर हो, आपने कभी एनिमल से एक्सपोजर नहीं किया है, आपको डर लगता है पहले भी एनिमल्स को हाथ Okay. लगाने के लिए भी, Okay. ये भी मैंने देखा है। तो आपको इस फील्ड में एक मेंटल प्रिपरेशन रखना पड़ेगा कि आप आज अगर एक डोमेन में हो, आप अगर से इन विवो रैट स्टडीज कर रहे हो, Okay. अगर इन फ्यूचर जाके आपको माइस की स्टडीज करनी पड़े Okay. या फिर गिनीपिग्स की स्टडी करनी पड़े, Okay. तो आपके वो मेंटल प्रिपरेशन रहनी चाहिए। यू शुड बी दैट फ्लेक्सिबल Okay. और एडेप्टेबल Okay. कि आज मैंने ये काम किया है तो मैं मतलब करियर के एंड तक यही काम करूंगा, ऐसे नहीं होता है इस फील्ड में। यू हैव टू बी दैट मच एडेप्टेबल और उतना आप में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए और तुरंत एक्सेप्ट करके एक्सपर्टीज से सीख के आपको वो फ्लो में जाना पड़ेगा। सो बेसिकली टेक्निक वाइज मेंटली इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि लाइव एनिमल के साथ आपको काम करना है। Yes. तो जो भी ड्रग प्रोडक्ट है या फूड प्रोडक्ट है वो इंजेक्ट करने की आपको मतलब वो स्किल होनी चाहिए। Yes, yes. उसका जो फियर है डिसेक्शन भी करना पड़ता Yeah, होगा, yes. तो वो चीजों के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा। तो ये चीजें हो गई, मतलब काम करने के लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा स्किल वाइज Yeah. कौन सी चीजें होनी चाहिए? सो स्किल वाइज इन विवो, Okay. क्योंकि मेरा कोर इन विवो है तो मैं उसमें बता सकती हूँ आपको। ओके इन विवो में आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर कोई भी कंपाउंड एडमिनिस्ट्रेशन Okay. होता है, उसके एक रूट्स होते हैं अलग अलग। ओके इंट्रावेनस रूट होता है, Okay. फिर इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनस होता है, Okay. डर्मल होता है, ओके, और ये तो हुए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स मतलब इंजेक्शन देना पड़ेगा Yeah. इस अलग अलग टाइप्स के टाइप्स के। और एक होता है ओरल डोसिंग। ओके तो ओरल डोसिंग में आपको एक गवाज होता है, गवाज के थ्रू आपको ओरली डोज करना पड़ता है एनिमल Okay. को। सो ये सारे रूट्स है बेसिकली। और नेक्रोप्सिस में आप कैसे एनिमल को डिसेक्ट करते हो, कैसे Okay. ऑर्गन को विदाउट डैमेज आप निकालते हो उसमें से, वो एक है। ऑर्गन वेइंग है उसमें। Okay. जैसे कि ऑर्गन्स अभी होते हैं बट बाकी विसरा होता है, फैट होता है, Okay. तो आपको उसको अलग करके विदाउट डैमेजिंग द ऑर्गन आपको उसको हिस्टोपैथ के लिए सबमिट करना होता है। सो ये स्किल्स आप में होनी चाहिए। सो बेसिकली ऑर्गेनिज्म कट करने के रिलेटेड जो भी स्किल्स है हाँ, ये सब आपको होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एज अ फ्रेशर एंटर कर रहे हो तो इस चीज का डर आपके मन में हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल कह सकते हैं हम, उसको कट करना है, इंजेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, कट करना है, डिसेक्शन करना है, ऑर्गन्स ऑब्जर्व करने हैं आपको। तो ये मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, होना डर नहीं चाहिए। होना चाहिए, Yes. तभी आप काम कर कर पाओगे। सकते। ओके क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपको दिन में एक एनिमल कट करना है। एक स्टडी में लगभग 100 एनिमल्स भी हो सकते हैं। ओके तो एट द एंड ऑफ नेक्रोप्सी ऐसे हो सकता है कि एक दिन पे 20 एनिमल्स करने हैं। तो ऐसे नहीं कि 20 के 20 एनिमल्स आपको करने हैं, ओके बट उसमें से कुछ 4-5 एनिमल्स तो है जो आपको करने हैं। तो सही भी काम करना है और टाइम पे भी करना है। ओके तो टाइम पॉइंट्स का बहुत मैटर करता है टॉक्स में। ऐसा नहीं है कि भाई अभी मुझे काम नहीं करना है, मैं बाद में जाके ऑब्जर्वेशंस लूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, आप बहुत ज़्यादा कह सकते कि सेंसिटिव है ओके इन चीज़ों के लिए ओके कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, ओके। तो ही आप इस फील्ड में आइए, ऐसा मैं कहूँगी। सो मेंटली स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। तो ये तो हो गई फील्ड क्या है, स्कोप क्या है, फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, कैसे ग्रो करना है, इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड यू चूज दिस फील्ड एज योर करियर? So, honestly speaking, I did not choose this field. ओके I always say the field has chosen me. ओके So, कैसे? yeah, इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि मैंने किया था मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। Okay. सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ओके यही होता है। मोस्टली मॉलिक्यूलर हाँ। बायोलॉजी पर ज्यादा
कंसंट्रेशन रहता है। और फिर कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊंगी, या फिर मैंने इस फील्ड का नाम भी नहीं सुना था। तो यू कैन से अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ओके मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। ओके मुझे पता चला, एक दोस्त मेरी काम कर रही थी, एक कंपनी है इंटॉक्स एनर्जी कंपनी, सो वहाँ पे वो काम कर रही थी इन विट्रो में। ओके सो आइडियली मैं वहाँ पे गई थी इन विट्रो के इंटरव्यू के लिए, ओके बट लेटर ऑन उनको रिक्वायरमेंट थी इन विवो में। जैसे कि मैंने आपको कहा, स्किल वर्कर्स की बहुत कमी रहती है वहाँ पे। तो ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग आई वाज टोल्ड दैट यू आर नॉट चूजन फॉर इन विट्रो एंड यू हैव टू डू दिस इन विवो। सो पहले तो मैं बहुत घबराई ओके कि कैसे मैं काम करूंगी एनिमल्स के साथ और कैसे सब कुछ होगा, लेकिन मैंने उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया एंड आई एम डूइंग वेल इन दिस फील्ड नाउ। सो आपने जो भी आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, इसका डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को या जो भी फ्रेशर्स है इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं सभी को हेल्प होगी। आपने आपका इम्पोर्टेंट टाइम निकाला हमारे लिए, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे तरफ से मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। सो दिस इज स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अस। थैंक यू To you. संतोष, थैंक Thank यू you, फॉर ma'am. कॉलिंग मी। ओके सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल जाए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।